आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर और हम लोग हार्ट के बारे में डिटेल्स से देखेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है कार्डियोवास्कुलर या हार्ट के हृदय के संरचना के बारे में और उसके कार्यों के बारे में, तो हम लोग डिटेल्स में इसको आज पढ़ेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले जानते हैं कार्डियोवास्कुलर होता क्या है। कार्डियो का मतलब होता है हृदय और वास्कुलर का मतलब होता है वाहिका। हृदय वाहिकीय तंत्र, जिसमें हृदय भी हो, वाहिकीय हो यानी नली हो और उस नली के अंदर दौड़ रहा ब्लड, ये तीन चीज़ मिलकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, परिचय इसका जान लीजिए। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अब चूंकि सिस्टम है तो यह एक तंत्र है, ठीक है, जो एक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन तथा अन्य आवश्यक पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर का मेनली काम है या एक तंत्र के रूप में काम करता है जिसमें अलग अलग ऑर्गेन होते हैं। तंत्र का मतलब ही होता है अलग अलग अंग मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो इस सिस्टम के माध्यम से जो रक्त होता है वह रक्त ऑक्सीजन, पोषण तत्व, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थ जो शरीर के लिए जरूरी होता है शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। तो बेसिकली इस परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि ब्लड को इधर से उधर भेजना पूरे शरीर में कोशिकाओं के लिए, जो ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य सभी आवश्यक पदार्थों को ले जाता है। ठीक है, और साथ में अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का भी काम यह करता है। ठीक है, तो यही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बना है। जब ये भाई और ये सिस्टम है, तंत्र है, तो मैं हर बार बताता हूँ सिस्टम अकेला अंग मिलकर नहीं बना सकता है, उसमें 2, 3, 4 अंगों, एक से अधिक अंग मिलकर बनेगा। तो यहाँ भी कार्डियोवास्कुलर है, तो कार्डियो मतलब हृदय, हृदय होगा। ठीक है, वास्कुलर मतलब रक्त वाहिनीय होता है और रक्त वाहिनी के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर जो पूरा निर्माण होता है वह बेसिकली ब्लड सप्लाई के लिए ही होता है, जिस ब्लड में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थ जो शरीर के लिए आवश्यक होता है रक्त के थ्रू अन्य कोशिकाओं तक पूरे बॉडी में पहुँचता है। ठीक है, अब इसमें हार्ट का रोल ये है कि जो ब्लड होता है उससे क्या करता है, पूरे अंग तक पंप करता है। ठीक है, और फिर वापस जो है अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करके ऑक्सीजन के लिए जो है भेजता है फेफड़ा की तरफ। फेफड़ा से ऑक्सीजन ब्लड को मिलता है, फिर हार्ट में ऑक्सीजनेट आता है ब्लड और फिर वो उस ऑक्सीजनेट ब्लड को हार्ट पूरे बॉडी में भेजता है। ठीक है, तो हार्ट का काम है ब्लड को इधर से उधर जो है पंप करके भेजना। रक्त का काम है अपने साथ सारे खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन, अन्य आवश्यक तत्वों को पूरे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना। और ब्लड वेसल्स का काम है यह एक रास्ता प्रदान करता है जिसके थ्रू ब्लड जो है शरीर के अन्य अंगों तक जो है सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये तीन जो है आपके अंग कार्डियोवास्कुलर का निर्माण करता है। अब बात यहाँ पे आती है हार्ट, हृदय। पूरी जानकारी विस्तार से जानिए हार्ट के बारे में, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर में ब्लड के बारे में भी पूछेगा तो ब्लड ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाऊंगा जिसमें वेन, आर्टरी और कैपिलरी जाता है, तो उसको मैं अलग पढ़ाऊंगा। अभी मैं हार्ट के बारे में आपको पढ़ाता हूं, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन में हार्ट के बारे में पूछता है, हृदय के बारे में, कि हृदय के डायग्राम सहित जो है वर्णन करें। देखिए, हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह एक वाइटल जैविक अंग है। यह एक मांसपेशीय पंप, मस्कुलर पंप है। ठीक है, यह एक मसल्स का बना हुआ यह एक खोखला जो है ऑर्गेन होता है जो बिना रुके, बिना थके 24 आवर काम करता है और रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, भेजता है। ठीक है, तो यही जो है आपका हार्ट होता है। हार्ट एक मसल्स, चिकनी मसल्स के बनी हुई खोखला ऑर्गेन है। बंद मुट्ठी के समान इसकी आकृति होती है जो 24 आवर बिना रुके काम करते रहता है। अगर हार्ट रुक गया तो बॉडी ही रुक जाएगा, जीवन ही रुक जाएगा। इसलिए हार्ट बिना रुके 24 आवर अपना काम करते रहता है। समझ गए। अब यहाँ पे हृदय का लोकेशन, ठीक है, अलग अलग मैं बांट दिया हूँ लिखने के लिए। आप जो है लगातार हृदय के परिचय में भी लिख सकते हैं। हृदय का लोकेशन जो है थोरेटिक कैविटी में होता है। समझ गए, जो थोरेसिक कैविटी होता है जिसे वक्ष गुहा कहते हैं, हृदय उसी गुहा में उपस्थित होता है। पूरे बॉडी का ऑर्गेन जो होता है वह किसी न किसी कैविटी में उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे ब्रेन हमारा क्रेनियल कैविटी में है, ठीक है ना, एब्डोमल जो है एब्डोमिनल कैविटी में है। बात समझ गए ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग कैविटी है। ठीक है, तो उसी कैविटी में हमारा फेफड़ा जो है
प्लूरल कैविटी में पता है। तो हृदय उसी प्रकार से थोरेसिक कैविटी में है। ओके, चलिए, तो हृदय का स्थान थोरेसिक कैविटी है। यह दोनों फेफड़ा जो होता है, ये दोनों फेफड़ा के जो है बीच में यहाँ पे होता है, समझ लीजिए ये हार्ट होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है, समझ गए। हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है, छाती के लेफ्ट साइड में, दोनों फेफड़ों के बीच में ही होता है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है उससे ज़्यादा क्लोज होता है, ज़्यादा नज़दीक होता है, ठीक है। और बाईं तरफ हार्ट थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ओके, स्टर्नम जिसे हम लोग छाती ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, छाती की हड्डी के पीछे होता है, समझ गए। यह स्टर्नम छाती की हड्डी के पीछे होता है, इसीलिए यह क्या होता है, इससे सुरक्षा भी मिलता है इस हड्डी से। तो ये लोकेशन जान गए कि कहाँ होता है। आगे है यहाँ पे हृदय का आकार और वजन। जब आप डिटेल्स लिखते हैं हृदय के बारे में तो उसका आकार और वजन भी पूछता है। तो इसका आकार लगभग एक मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है। इसका वजन पुरुष में ज़्यादा और महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है। पुरुषों में यह वजन अगर जो है 280 से लेकर 340 ग्राम होता है, वहीं पर महिलाओं में यह वजन 230 से 280 ग्राम होता है। एवरेज मैं मान के चलूँ तो कुल मिला के इसका एवरेज वजन जो है 260 से लेकर 280 जो है एवरेज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका वजन अलग अलग जो है व्यक्ति में अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज 280 हम लोग मानकर 260 से 80 मानकर चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है हृदय के लेयर, ठीक है। अब चूंकि हृदय के हम लोग बनावट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, हृदय के लोकेशन, हृदय के बारे में तो जान गए। अब हम लोग जानते हैं हृदय के परत, जो हृदय बना है कितने लेयर में बना है। देखिए, हृदय एक मसल्स, मांस का, उसमें कोई हड्डी नहीं होता है, तो जो मांस है वह अलग अलग लेयर में बना है, ठीक है। हृदय की दीवार 3 परतों से बनी होती है। हृदय की दीवार 3 परत से बना है। कौन कौन परत है? पहला परत है हृदय का, जिसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। हृदय का सबसे ऊपरी लेयर जो होता है वह पेरिकार्डियम होता है। संरचना में सबसे ऊपरी लेयर पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम की बात कहा जाए तो यह बाहरी सुरक्षा थैली है, यह सबसे हृदय की बाहरी परत है जो 2 परतें में होती है। ओके, बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, समझ गए। इसी पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो चिकनाई प्रदान करता है, ठीक है। काम है घर्षण से बचाना। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है घर्षण से बचाना, समझ गए। तो पेरिकार्डियम सबसे बाहरी लेयर होता है, हृदय के सबसे बाहरी संरचना है जो 2 परतों में होता है और बीच में इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जिसका काम है हृदय में घर्षण से बचाव करना, ठीक है, पहला लेयर। दूसरा लेयर है मायोकार्डियम, जिसे हम लोग हृदय के मिडिल लेयर, ठीक है ना, मध्यम लेयर, मध्यम स्तर बोलते हैं। M फॉर मायोकार्डियम और M फॉर मिडिल या मीडियम, ठीक है, मध्यम में। तो यह सबसे मोटी परत होती है, यह सबसे मोटी परत होती है, बीच वाला परत मांसपेशीय परत होता है, यही पंपिंग करता है। मायोकार्डियम ही जो है ब्लड को पंप करने में मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि यही सबसे मोटा लेयर में होता है और यही ब्लड पंप करने में मदद करता है। इसीलिए जो हार्ट अटैक आता है तो मायोकार्डियम में ही आता है, ठीक है। तीसरा है इंडोकार्डियम, जिससे इंड मतलब सबसे, इंटर सबसे, इंड मतलब सबसे लास्ट वाला अंदरूनी परत। तो इंडोकार्डियम जो होता है सबसे अंदर की चिकनी परत होती है। ओके, रक्त को आसानी से बहने में मदद करता है, ठीक है। यह जैसे नहीं होता है कि ऊपर से हम लोग एकदम इधर उधर बना दिए और अंदर से इतना चिकनाई दे दिए जिससे पानी डाले और छाल जाए, उसी प्रकार से हृदय का सबसे अंदरूनी लेयर इंडोकार्डियम होता है। यह सबसे चिकनी परत होता है ताकि रक्त आसानी से बह सके और हार्ट में परमानेंटली ब्लड स्टोर होकर ना रहे, आसानी से बह सके, इसके लिए इंडोकार्डियम में चिकनाई होता है सबसे अंदरूनी लेयर में, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या होता है, 3 लेयर में हमारा हार्ट बना होता है, आपको जानना चाहिए। अब आते हैं हम लोग हृदय के चेंबर्स ऑफ हार्ट। देखिए, हार्ट के लेयर पढ़ लिए 3 लेयर, अब हार्ट के पढ़िए 4 लेयर 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। यह भी स्ट्रक्चर के ही अंदर आता है हार्ट के। देखिए, हार्ट में 4 लेयर है, मैं आपको बता दूं, फिगर के माध्यम से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हार्ट के जो 4 चेंबर होते हैं वह है, यही 4 चेंबर है। यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है और लेफ्ट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, जैसे मानिए एक फिगर है, शेप है हार्ट का, समझ गए ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, आप एक बॉक्स बनाइए, समझ गए, आप एक बॉक्स बनाइए, आप एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स क्या बनाना है? तो जैसे देखिए ए बॉक्स है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए, जैसे ए बॉक्स है, इसमें 4 बॉक्स में बांट दीजिए, 4 बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो राइट आर्ट्रियम है, सबसे पहले समझिए, ऊपर के ए और ए जो होगा यह आर्ट्रियम होगा। क्या होगा? आर्ट्रियम होगा, समझ गए। हिंदी में इसे आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में आलिंद बोलते हैं, इंग्लिश में आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सोचते हैं यह राइट साइड है,
उस साइड से सोचेंगे, अपने साइड से नहीं, अपने साइड से अपोजिट सोचेंगे, समझ गए। क्योंकि हमारा जो राइट होगा वह इसमें अपोजिट होगा, तो यह राइट है और यह लेफ्ट जो है आर्टरियम होगा और यह राइट आर्टरियम होगा, समझ गए। उसी प्रकार से निचला दोनों वेंट्रिकल है, देखिए ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, बस अंतर है तो यह राइट वेंट्रिकल और यह लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, यानी सीधा समझिए नीचे वाला दोनों जो है वेंट्रिकल है, ऊपर वाला दोनों आर्टरियम है, बस दायां बायां का फर्क है, बात समझ गए। चलिए अब होता क्या है, अब इसमें ये तो 4 चेम्बर है, आसानी से पहचान लीजिएगा, लेकिन एक चीज़ इसमें और समझ लीजिए। समझना क्या है, तो ये जैसे हमारे शरीर से ब्लड पहले आता है इस राइट आर्टरियम में, यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड जो है आता है बॉडी से डीऑक्सीजनेट ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वह ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले हार्ट में आता है, तो वह राइट आर्टरियम में आता है, ठीक है। राइट आर्टरियम में आने के बाद यहाँ पे वाल्व होता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाल्व है, ये वाल्व है। इस वाल्व के थ्रू ब्लड यहाँ आता है राइट आर्टरियम में जमा हुआ, फिर ब्लड जो है यहाँ पे वाल्व खुलता है और ब्लड इसमें आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। अब जो ब्लड इसमें आ गया दोबारा इसमें नहीं जाता क्योंकि ये वाल्व बंद हो जाता है। अब ब्लड यहाँ पे आया राइट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है कि ब्लड जो है आपको यहाँ पे एक छिद्र बना होता है जो पल्मोनरी आर्टरी, समझ गए ना, पल्मोनरी आर्टरी में थ्रू ब्लड जो है जाता है फेफड़ा की तरफ ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लिए जब ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है फेफड़ा से, तो फिर ब्लड जो है आता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर से ऊपर आता है और यह ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। इसमें जो ब्लड आता है वह डीऑक्सीजनेट होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन इसमें आया, फिर इसमें आया चेम्बर में और इधर से निकल गया फेफड़े की तरफ, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से, समझ गए। अब जब फेफड़ा की तरफ गया ऑक्सीजन ले लिया तो वह बन गया ऑक्सीजनेट ब्लड। अब वह ऑक्सीजनेट ब्लड फिर से लेफ्ट आर्टरियम में आता है और लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया तो यहाँ भी एक वाल्व होता है, इस वाल्व खुलता है तो यह लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, समझ गए। यहाँ ब्लड आ जाता है। अब यहाँ जब ब्लड आ जाता है तो यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये ऑरोटा है, ये ऑरोटा है, रेड वाला यह ऑरोटा है, महाधमनी है। यहाँ से इस वाले चेम्बर से ब्लड इस महाधमनी में जाता है ऑरोटा में, ठीक है, और ऑरोटा अलग अलग आर्टरी में पूरे बॉडी में ब्लड को छितरा देता है, समझ गए। तो यही इसकी संरचना है, ओके। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये जो वाल्व है जो खुलता है राइट आर्टरियम वाला राइट वेंट्रिकल में आने के लिए, तो इस वाल्व का क्या नाम है, तो इस वाल्व का नाम होता है ट्राइस्पीड वाल्व, ठीक है, ट्राइस्पीड वाल्व, ठीक है, ट्राइस्पीड वाल्व। अब आप पूछेगा कि ऑक्सीजनेट ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो यहाँ भी वाल्व है, तो यह वाल्व का क्या नाम है, तो इस वाल्व का नाम है मिट्रल वाल्व। क्या चीज़, मिट्रल वाल्व, समझ गए, मिट्रल वाल्व, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से वाल्व जो है कहाँ जाता है, इसमें जाता है, समझ गए, इसमें जाता है ऑरोटा में, तो इसे ऑरोटिक वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोटिक वाल्व। ये वाल्व एक दरवाजा का काम करता है, जो खुलता है तो ब्लड आगे की तरफ जाता है, समझ गए, और ब्लड को वापस आने से रोकता है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें का अशुद्ध ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से जाता है फेफड़ा की तरफ, यही है, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। यहाँ भी वाल्व है, देख लीजिए यहाँ पे खुला हुआ है ये व्हाइट वाला, तो इसे हम लोग वाल्व कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। और ये ऑरोटा में शरीर की तरफ जाएगा ब्लड पंप के लिए, और यहाँ पे देखिए ये खुला है, ये खुला है, तो इसको हम लोग ऑरोटिक वाल्व बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओके। तो उम्मीद है आप लोग इसमें समझ गए होंगे, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी हम लोग देख लीजिए, चेंबर ऑफ हार्ट के कक्ष, हार्ट के 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, चारों कक्ष का अपना अपना काम है। अभी मैंने पढ़ा दिया कि जैसे बॉक्स बनाइए, तो बॉक्स में राइट आर्टरियम ऊपर होता है, आर्टरियम, ठीक है, ऊपर आर्टरियम नीचे वेंट्रिकल, बस ये राइट साइड है तो राइट आर्टरियम होगा, ठीक है। तो राइट आर्टरियम का काम है, बॉडी से अशुद्ध रक्त आता है कहाँ पे, यह दायां आलिंद में, ऊपर में, राइट आर्टरियम मतलब आलिंद होता है, तो दाहिना आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है बॉडी से, ठीक है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से रक्त आता है, समझ गए ना। ये जो आप लोग देखे हैं ये 4 चेम्बर, ये जो राइट आर्टरियम है, इसमें जो बॉडी से अशुद्ध ब्लड आता है वह किसके थ्रू आता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आता है। तो इसमें जो नली आता है वह इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा होता है, याद रखिएगा, जो अशुद्ध ब्लड लेकर राइट आर्टरियम में आता है। यहाँ आने के बाद फिर से ये खुलता है और यहाँ आता है,
ठीक है, यहाँ आता है। तो इसे नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, लेकिन दोनों एक साइड है तो राइट साइड ये होगा, तो ये राइट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, पल्मोनरी वाल्व खुलता है यहाँ पे, यह पल्मोनरी आर्टरी के तरफ जाता है, पल्मोनरी के तरफ जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन के लिए। ओके, तो इसका सिंपल सा फंडा है, समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग राइट आर्ट्रियम जान गए। सबसे पहले ब्लड हृदय में अगर बॉडी से आता है तो वह राइट आर्ट्रियम में ऊपर में ही आता, फिर ऊपर से सीधे उसके निचले वाले साइड में आता है, जो जिसे हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, दायां निलय बोलते हैं। रक्त को फेफड़ों में भेजता है कौन? राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है तो वह पल्मोनरी आर्टरी से फेफड़ों की तरफ ब्लड भेजता है। ठीक है, फेफड़ा की तरफ फिर पल्मोनरी आर्टरी द्वारा भेजता है। अभी ना मैंने बताया कि पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, नॉर्मल अगर आर्टरी होगा, नॉर्मल अगर आर्टरीज है तो नॉर्मल आर्टरीज कहने का मतलब होता है कि नॉर्मल आर्टरीज शुद्ध ब्लड को लेकर जाता है। ठीक है, और वेन नॉर्मल अशुद्ध ब्लड को लेकर जाता है। लेकिन जैसे पल्मोनरी के कंडीशन आ जाएगा तो यह उल्टा हो जाता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी है, समझिएगा, पल्मोनरी लगा है तो यह अशुद्ध ब्लड लेकर जाएगा, समझ गए, क्योंकि आर्टरी तो शुद्ध लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी लग गया है इससे आगे, इसलिए यह आर्टरी अशुद्ध लेकर जाएगा जहाँ भी जाएगा। और भेन के कंडीशन में भी सेम उल्टा होता है। भेन अगर नॉर्मल भेन है, सीधा भेन है, तो वह अशुद्ध बॉडी में प्रवेश करा रहा है, घूम रहा है अशुद्ध लेकर। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी भेन आएगा तो उस कंडीशन में यहाँ से उल्टा हो जाएगा। पल्मोनरी भेन में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि भेन में सीधा अशुद्ध बहता है। तो जैसे पल्मोनरी लगा आ जाए, नॉर्मल वाला से उल्टा कर दीजिए, बस काम क्लियर। ठीक है, क्योंकि यह पल्मोनरी की तरफ जा रहा है, फेफड़ा की तरफ। अब फेफड़ा की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि उधर से हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ा में ही रहता है ऑक्सीजन, तो उधर से ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचा और ब्लड फिर ऑक्सीजन लेकर हार्ट में आ गया और हार्ट से पूरे बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है। समझ गए, ये प्रोसेस होता है। तो राइट वेंट्रिकल एक ही दिशा में नीचे है, तो रक्त उसमें आता है, फेफड़ा में भेजा जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। और इस लंग वाल्व कौन सा खुलता है? तो वाल्व खुलता है पल्मोनरी वाल्व, दरवाजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसमें आगे है, तीसरा है, अब हम लोग इस साइड का पढ़ चुके हैं, समझ लीजिए, इस साइड का दोनों राइट साइड, आर्टरियम ऊपर, नीचे वेंट्रिकल राइट वाला। तो ये दोनों जान गए कि ब्लड इधर आया, इसमें आया, यह वाल्व है, ट्रिक्सपीटर वाल्व है, तो ये खुलेगा, यहाँ आएगा। फिर यहाँ जब ब्लड आ गया तो यहाँ इस पे भी वाल्व है जिसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, यह वाल्व खुलेगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़ा की तरफ ब्लड जाएगा। अब फेफड़ा के तरफ ब्लड चला गया तो अब ब्लड ऑक्सीजन ले लेगा फेफड़ा से और ब्लड सीधा यहाँ पे आएगा, जिसे राइट आर्टरियम बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या, सॉरी, यह लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट आर्टरियम बोलेंगे, बायां आलिंद। ठीक है, यह फेफड़ों से शुद्ध ब्लड लेता है और पल्मोनरी वेन द्वारा लेता है। बता दिए ना कि पल्मोनरी वेन है तो यह शुद्ध ब्लड लेकर हार्ट को दे देगा। अब हार्ट यहाँ पे फिर वाल्व है, मिट्रल वाल्व, यह शुद्ध ब्लड को इस वाल्व में भेजेगा जिसे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ आने के बाद चूँकि अब कोई वाल्व बचा नहीं, कोई ब्रांच बचा नहीं, 4 ही ब्रांच है, तो अब यहाँ से ब्लड जाता है औरोटा में। ठीक है, औरोटिक वाल्व खुला, औरोटा में गया और यह औरोटा महाधमनी अलग अलग धमनी में ब्लड को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग शरीर की तरफ जाने के लिए। समझ गए, चलिए, तो यही चीज़ समझा दिए। बायां निनय, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मोटी दीवार, पूरे शरीर में रक्त भेजता है और ओटा द्वारा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि ब्लड पंप यहीं पे सबसे तेजी से होता है और ओटा में। समझ गए। अब वाल्व के बारे में भी तो बता दिए, ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। वाल्व रक्त को एक दिशा में बहने देता है और वापस से जिस ब्रांच से, जिस चैम्बर से ब्लड निकल चुका है उसमें वापस रिटर्न होने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ट्राइक्यूस्पिड। ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, यह ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? तो 4 चैम्बर है, ये मान लीजिए 4 चैम्बर है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? इस दोनों के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ ब्लड आया, यहाँ से इस वाल्व को पार करेगा और इसमें आएगा। ठीक है, तो इस बीच में जो राइट वाले का बीच में अगर जो होगा, दोनों राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्रिक्सपीड वाल्व होता है। ओके, उसके बाद है मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व जिसे हम लोग बाइकस्पीड वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो मिट्रल वाल्व ठीक इसके अपोजिट होता है, ये 4 चैम्बर है, समझ लीजिए। तो यहाँ तो आ गया ट्रिकस्पीड, बता दिए। अब इस दोनों के बीच, लेफ्ट वाला के बीच में यही मिट्रल बाइकस्पीड वाल्व होता है, जो ब्लड यहाँ से यहाँ आता है। ठीक है, इसी वाल्व के खुलने पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ गया पल्मोनरी वाल्व। तो अब मैंने यही चीज़ बताया,
क्या चीज़ बताया कि ये 4 चेम्बर है, ये 4 चेम्बर है। ब्लड यहाँ आया, यहाँ एक वाल्व है, इसको पार करेगा, खुलेगा, यहाँ आ जाएगा। अब ब्लड यहाँ से फेफड़ा की तरफ जाना है, तो यहाँ भी तो कोई ना कोई दरवाजा काम कर रहा है। तो ये जो दरवाजा है यही पल्मोनरी वाल्व है, जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजता है और फेफड़ा की तरफ जाता है ब्लड, ठीक है। ऑरोटिक वाल्व कौन सा होता है? ऑरोटिक वाल्व, तो ये ऑरोटिक वाल्व जो होता है यह ऑरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बात समझ गए? लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में और ऑरोटा के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑरोटा के बीच में, ठीक है। वाल्व खराब होने पर रक्त उल्टा बह सकता है। जो ये बल्ब मैंने बताया दरवाज़ा, अगर वो खराब होगा तो ब्लड जो आगे जाएगा वह पीछे भी आ जाएगा, या जो डीऑक्सीजनेट बल्ब होगा वो ऑक्सीजनेट ब्लड में मिलने लगेगा। तो वाल्व का होना बहुत मजबूत होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, हमारे हार्ट को भी ब्लड चाहिए, ठीक है। तो हार्ट को ब्लड जो चाहिए वह हार्ट को ब्लड की आपूर्ति राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है दोनों साइड में। यदि इनमें ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो यही कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड को हृदय तक पहुँचाता है, क्योंकि हृदय भी एक मसल्स ऑर्गेन है, तो वह तो पंप करता ही है, लेकिन उसको भी तो जो है ब्लड और ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो जो हृदय को ब्लड पहुँचाने वाला है वह कोरोनरी आर्टरी होता है। समझ गए चीज़ को? हृदय किस कार्य प्रणाली पर काम करता है? तो देखिए हृदय जो काम करता है, हृदय का कार्य 2 चरण में होता है। 2 चरण कौन कौन सा है? पहला है सिस्टोल, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो देखते हैं वो यहीं से आता है। तो हृदय का जो कार्य प्रणाली है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक पर काम करता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है जो संकुचन अवस्था में जो कॉन्ट्रिक्शन होता है मसल्स में ब्लड को पंप करने के लिए, बाहर भेजने के लिए, वह सिस्टोलिक अवस्था होता है। रक्त बाहर पंप होता है संकुचन होने पर, ठीक है। जैसे बैलून में पानी भर लिए, जैसे आप समझिए बैलून में पानी भर लिए, बैलून में पानी भर के बांध दिए। अगर हम बैलून को दबाएंगे तो क्या होगा? वह बैलून पानी भरा है फूटेगा, फूटेगा यानी दबाव पड़ रहा है और पानी एक जगह फोर्स मारेगा तो फूट जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या है, हमारा हार्ट बैलून की तरह ब्लड से फूला रहता है। अब सिस्टोल में होता है कि जो ब्लड हार्ट का मसल्स है उसमें संकुचन होता है, कॉन्ट्रिक्शन होता है, जिससे ब्लड जो है पंप होता है आगे की तरफ बाहर निकलने के लिए, ठीक है। यह सिस्टोलिक अवस्था में होता है। लेकिन डायसिस्टोलिक जो होता है यह विश्राम अवस्था में होता है। इसका कार्य विश्राम की अवस्था में होता है और यह रक्त अंदर भरता है, जिससे रक्त जो है हार्ट फैलता है और ब्लड जो है हार्ट में फुल होता है, ठीक है। तो यह सिस्टोल की अवस्था में, सीधा समझिए, अगर सिस्टोलिक होगा संकुचन अवस्था, कॉन्ट्रिक्शन अवस्था, और डायसिस्टोलिक होगा रेस्ट स्टेज में, विश्राम की अवस्था में, जब ब्लड उसमें फिल होता है हार्ट में, ओके। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई हृदय का क्या क्या काम है, हृदय का काम बताएं। देखिए तो हृदय के काम आप खुद से भी देख लीजिए, आपका हृदय क्या क्या काम करता है। हृदय का काम होता है ब्लड पंप करना, ठीक है। हृदय का काम होता है ब्लड को ऑक्सीजन कृत ब्लड को जो है प्राप्त करना, ठीक है ना। हृदय का काम होता है कि यह ब्लड को अन्य अंगों तक सप्लाई करता है। हृदय का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन जो है फिल करना, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हार्ट पंप नहीं करेगा तो कैसे फेफड़ा की तरफ जाएगा, फेफड़ा की तरफ जाएगा नहीं तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे आएगा। तो हृदय का काम ऑक्सीजन फिल करना भी जो है पंप करना भी है, ब्लड को अन्य हिस्सों तक पहुंचाना भी है, और इसका काम जो है हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है ना। यह ब्लड प्रेशर में भी जो है भूमिका निभाता है, समझ लीजिए, सीधा सीधा बात है। तो और यह जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेन होता है, क्योंकि यह वाइटल ऑर्गेन है। यह सूचित करता है कि कब हमारा स्वास्थ्य स्थिर है और कब अस्थिर है। तो बहुत सारा काम है हृदय का, आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा और सबसे बेसिक यूनिट शरीर का सेल होता है, लेकिन सेल से आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं तो टिश्यू मिलता है, ऊतक मिलता है, जो कि कोशिका सेल का ही ग्रुप होता है। अलग अलग प्रकार के जो सेल होते हैं, जैसे आदमी में ही हैं, तो आदमी में ही अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप जैसे मान के 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग हैं। इस 20 लोग में से आपको 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो सब एक मिजाज का होगा, इसमें 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको एक मिजाज का होगा, 5 ऐसे मिलेंगे जो एक मिजाज का होगा, कुछ ऐसे मिलेंगे जो एक मिजाज का होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये 4 व्यक्ति एक मिजाज का है तो ये एक ग्रुप बना लेगा, अपना सब मिलकर एक ग्रुप बना लेगा। तो बेसिकली इसमें जो 4 आदमी हैं एक मिजाज का, एक तरीके के सोचने वाला, सेम एज, चारों मिलकर एक समूह बना लिया। तो इसी प्रकार से शरीर में हमारे अलग अलग नेचर का सेल है, अलग अलग प्रकृति का सेल है, ठीक है। आपका सबका अपना अपना भूमिका, अपना अपना काम, अपना अपना आकार सबका अलग अलग है। तो उसी में जो सेल जिससे समान रखता है, समान गुण रखता है, समान
काम करता है, समान भूमिका निभाता है, समान आकार के होता है। तो ये जो समान वाला होता है तो ये समान इक्वल वाला के साथ मिल जाता है और सब आपस में इक्वल मिलकर एक टिश्यू बना देता है। सब समूह जो भी सेल है वो सब मिलकर ग्रुप बना लिया और वह ग्रुप एक टिश्यू बन जाता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग मतलब व्यक्ति तो अलग अलग है लेकिन सबका गुण धर्म सोच ये सब एक है तो सब एक ग्रुप में है, मतलब एक ग्रुप बना लिया है। तो उसी प्रकार से जो भी सेल गुण धर्म में, आकार में, शेप में समान होता है वो एक ग्रुप बना लेता है और वो ग्रुप टिश्यू के रूप में हो जाता है। समझ रहे बातों को? तो यही टिश्यू होता है। ठीक है, तो आज हम लोग टिश्यू के बारे में देखेंगे, कितने प्रकार के टिश्यू हमारे बॉडी में होते हैं, किस टिश्यू का कहाँ पर बॉडी में रोल है। ठीक है, तो बेसिकली यह एनाटोमी और फिजियोलॉजी का पार्ट है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ GNM फर्स्ट ईयर का। चलिए वीडियो नंबर 3 आपका होने वाला है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली आप लोग सबसे पहले परिभाषा देखते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम लोग भी यहाँ पे टिश्यू का डिफिनीशन ही देखने वाले हैं। जब एक जैसे कार्य करने वाले सभी कोशिका एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य करती है तो इस समूह को ऊतक कहा जाता है। वही बात आया ना कि जब एक जैसे कार्य करने वाले कोशिका, अब यहाँ तो फंक्शन की बात कर रहा है कि एक जैसे कार्य करने वाली कोशिका जो भी होगा सब एक जगह मिलेगा और वो जो मिलने के बाद जो समूह बनेगा तो एक टिश्यू के रूप ले लेता है। तो यहाँ पे सिर्फ कार्य की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे उसके आकार की भी बात हो रहा है, उसके गुण धर्म की भी बात हो रहा है, उसके कार्य का भी बात हो रहा है। ओवरऑल सब चीज़ में जो कोशिका इक्वल होगा वो सब इक्वल वाला अपने साथ मिलकर और एक जो है क्या करता है, समूह बनाता है जिसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। यानी सीधे आसान लैंग्वेज में समझा जाए तो एक जैसे संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। अभी मैंने बताया ना कि एक जैसे संरचना मतलब एक जैसे आकार और एक जैसे काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब जो भी, जैसे हमने अभी बताया ना एग्जाम्पल में कि 4 व्यक्ति का 20 व्यक्ति है लेकिन 20 व्यक्ति में अलग अलग 3, 4, 5 के ग्रुप में अलग अलग व्यक्ति है जो एक दूसरे से समान रखता है। तो जो एक दूसरे से एक जैसे है उसका काम, चाल चलन, उसका देखने में एक जैसे, वो एक साथ मिल जाएगा। जो जिसके साथ एक जैसे है, सिंपल में है, ठीक है ना। तो जो जिसके ग्रुप में आ जाता है वो ग्रुप में कैसे आता है तो उसके संरचना और उसके कार्य के आधार पर जो सिमिलर पाया जाता है, एक समान, वह उस ग्रुप में चला जाता है और वही ग्रुप जो है आपका ऊतक कहलाता है। बात को समझ गए? आगे बढ़ते। अब यहाँ पे बेसिकली मानव शरीर में ऊतकों को देख लीजिए। मानव शरीर में ऊतकों का प्रकार, तो ह्यूमन बॉडी में जो अपन टिश्यू है टोटल 4 भागों में टिश्यू को बांटा गया है। ठीक है, कौन सा टिश्यू कहाँ पे जाएगा और वह किस प्रकार से बॉडी में भूमिका निभाएगा उस आधार पर 4 तरीके से भागों में बांटा गया है। पहला है एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल ऊतक जिसे हमने क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक भी बोलते हैं। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू जिसे संयोजी ऊतक भी बोलते हैं और तीसरा है नर्वस टिश्यू जिसे स्नायु ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है ना, और एक है मस्कुलर ऊतक जिसे मांसपेशीय ऊतक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टोटल 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर, ये 4 याद रखिएगा तो आप आराम से चीज़ों को समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने बात करूँ तो पहला अपन जो है एपिथेलियल ऊतक है। ठीक है ना, तो एपिथेलियल ऊतक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यह शरीर की भीतरी और बाहरी सतह को ढकते हैं। यह ऊतक सुरक्षा, अवशोषण, स्रावन यानी सिक्रेशन और उत्सर्जन का कार्य करता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली यह एपिथेलियल टिश्यू शरीर के अंदर और बाहर दोनों सतह पर होता है। ठीक है ना, कहाँ होता है? सतह पर, सतह यानी लेयर को ढकता है। समझ गए? यह ऊतक सुरक्षा के दृष्टि से, अवशोषण के दृष्टि से, स्रावन की दृष्टि से और उत्सर्जन का कार्य करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल स्किन ले लीजिए, स्किन सिक्रेशन का भी काम करता है, पसीना निकालता है। यह स्किन अवशोषण का भी काम करता है, जैसे आप कोई भी मलहम वगैरह स्किन पर रब करते हैं, रगड़ते हैं तो अवशोषण भी कर लेता है। ठीक है, स्किन आपको सुरक्षा देने का भी काम करता है टेम्परेचर से, ठीक है, ठंडा से, तो बेसिक, और साथ में स्रावन भी करता है। ठीक है ना, तो स्किन एक प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, तो एपिथेलियल ऊतक क्या है? यह शरीर के भीतरी और बाहरी सतह को क्या होता है? ढकता है। शरीर के भीतरी और बाहरी सतह को ढकने का काम करता है और ये जो ऊतक होता है सुरक्षा, अवशोषण, स्रावन और उत्सर्जन का कार्य करती है। बात समझिए। अब मैंने आपको एपिथेलियल ऊतक के बारे में नॉर्मली बता दिया कि यह शरीर के बाहरी और भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, ढक के रखता है। लेकिन इसके प्रकार की मैं बात करूं, एपिथेलियल ऊतक का भी अपना अलग अलग टाइप्स है। ठीक है ना, देखिए एपिथेलियल ऊतक में पहला है सिंपल एपिथेलियल। देखिए ज़्यादा आपको टेंशन जो देगा ना वो टेंशन एपिथेलियल ऊतक ही देता है। इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, बाकी मैं आपको आज बताऊंगा एकदम आसान तरीका से जो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं देगा। बात समझ गए? देखिए एपिथेलियल ऊतक के बारे में तो मेन समझ गए कि यह शरीर के आंतरिक और बाहरी भागों को क्या करता है? ढक कर रखता है, सतह को। अब आप समझ गए कि आंतरिक और बाहरी दोनों को ये ढक के रखता है।
इसका काम क्या है? सिक्रेशन करना, सुरक्षा देना, अवशोषण करना, समझ गए ना, उत्सर्जन करना। तो आप इतना तो बेसिक समझ गए कि भाई एपिथेलियल का ये बेसिक पॉइंट है। अब एपिथेलियल का अपना अलग अलग प्रकार भी है। एपिथेलियल का क्या प्रकार है देखिए, पहला है सिंपल एपिथेलियल। सिंपल का मतलब साधारण, सरल एपिथेलियल यानी सरल उपकला ऊतक, ठीक है। एक परत है कोशिकाओं का, ये उदाहरण फेफड़ों की थैलियों की परत, जो फेफड़ा की अपन थैली होता है ना, फेफड़ों की जो अंदर एल्वोली है उसका जो परत ढक के रखता है वह एक आपका ये इस प्रकार से ही जो है सिंपल एपिथेलियल होता है। यह एक लेयर होता है जो झिल्ली टाइप से होता है, समझ गए ना, जो लेयर प्रदान करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो सिंपल एपिथेलियल होता है बहुत ही आसान लेयर में होता है। उदाहरण के लिए फेफड़ों की थैली के ऊपर एक परत होता है और यह परत सिंपल एपिथेलियल होता है, ठीक है। आगे मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखिए स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम यानी स्तरीकृत, अस्तर वाला। कई परत कोशिकाओं की इसमें होती हैं, नाम ही है स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम यानी स्तरीकृत यानी अस्तर वाला एपिथेलियम ऊतक होता है। कई परत कोशिकाओं की इसमें होती है, बात समझ रहे हैं ना। इसमें कई परत कोशिकाओं की होती है, क्योंकि अभी हमने समझे हैं कि अलग अलग गुणधर्म, अलग अलग समूह के सब कोशिका आपस में मिलकर जो समान होते हैं, समान वाले के साथ मिलकर वह अपना ग्रुप बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो यहाँ भी जो स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम है यह स्तरीकृत है, यह अस्तर बनाता है, एक अस्तर, दो अस्तर, तीन अस्तर, जैसे हमारा स्किन है, स्किन तो एक लेयर में है नहीं, तो ये बेसिकली स्किन हमारा अलग अलग जो कई लेयर में है, यह बेसिकली स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम ऊतक ही हैं जो हमें अस्तर प्रदान करता है, एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर, ऐसे कर करके, समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए त्वचा की बाहरी परत क्या है? त्वचा की बाहरी परत। अब त्वचा जो है हमारा ऊपर वाला कितना सुरक्षा देता है, वह अवशोषण का भी काम करता है, अभी मैंने बताया। तो त्वचा भी हमारा लेयर में बना है, समझ गए ना, अलग अलग लेयर में बना है। तो बेसिकली एपिथेलियल ऊतक ही का एक प्रकार स्ट्रेटिफाई है जो स्तरीकृत है, जो अस्तर में है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, तीसरा है ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम यानी ग्रंथीय एपिथेलियम, ठीक है ना। ग्रैंडुलर हार्मोन और एंजाइम का स्रावन करते हैं, उदाहरण लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि। तो जितने भी आपके बेसिकली जो ग्रंथि होते हैं ना वो सब इसी प्रकार के टिश्यू से निकलते हैं, जिससे हम लोग ग्रैंडुलर एपिथेलियल कहते हैं। देखिए होता तो एक स्तर में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी में ग्रंथि है, जैसे हमारा त्वचा है, ठीक है ना, त्वचा है, तो त्वचा के अंदर ही आपका जो है सबेकिसियस जो है यानी जो अपन पसीना की ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है वो अपन स्किन के ऊपर से ही निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रैंडुलर एपिथेलियम है यह हार्मोन और एंजाइम का भी क्या करता है, स्रावन करता है, क्योंकि इसी स्तर में जो अपना ग्रंथि का जो नली है वह। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको समझना है कि ये वे सारी ग्रंथियाँ जो इन स्तर से होकर निकलती है, किस स्तर से, इसी एपिथेलियम वाले स्तर के अंदर से निकलती है। तो ये ग्रैंडुलर एपिथेलियम होगा, ग्रंथीय एपिथेलियम, जहाँ से ग्रंथि निकलता है जो हार्मोन और एंजाइम का स्रावन करता है। उदाहरण के लिए लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, ये सब भी आपके ऊतकों के स्तर से ही निकलता है, समझ गए ना। डायरेक्ट तो ग्रंथि नली बाहर निकल नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सब किसी न किसी स्तर से ही निकल रहा है बाहर, तो वही बात है। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ग्रैंडुलर एपिथेलियम, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। कौन किसका काम है आसानी से मैंने बता दिया। अब बात आती है कनेक्टिव टिश्यू की, संयोजी ऊतक की। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू एक महत्वपूर्ण टिश्यू है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू अपन संयोजी ऊतक, संयोजी मतलब क्या होता है, जुड़ना, कनेक्टिव यानी एक दूसरे से कनेक्शन वाला। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं, सहारा देते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। एपिथेलियम का काम है वह अस्तर प्रदान करना, ठीक है ना, अस्तर लेयर प्रदान करना, अलग अलग जगहों को सुरक्षा देता है, ढक के रखता है लेयर बना के। जहाँ जहाँ लेयर की आवश्यकता होगी सब जगह वह लेयर बना के रखता है। जैसे पेट में भी एक लेयर हमारा अंदर से है, तो वहाँ भी लेयर में एपिथेलियम काम में आता है, समझ गए। वहाँ भी तो हार्मोन सिक्रेशन होता है एक लेयर से। फेफड़ा के एल्वोली को चारों तरफ से लेयर दे के रखता है, ठीक है ना, या फेफड़ा को भी जो है कवर करके रखता है। आपको पता है ना, फेफड़ा को भी कवर करता है प्लूरा, पता है ना। उसी प्रकार से स्किन भी एक लेयर प्रदान करता है बॉडी को सुरक्षा। तो जहाँ लेयर की बात आएगी समझ जाइएगा यह एपिथेलियम टिश्यू है, समझ गए। भले वो सिंपल हो, स्ट्रेटिफाई हो या ग्रैंडुलर हो, वो बातें अलग है, लेकिन वो होगा कौन सा, आपका एपिथेलियम ऊतक ही। लेकिन जहाँ भी कनेक्शन की बात आ जाएगी, एक दूसरे से जुड़ने की बात आ जाएगी, तो वो जो होगा कनेक्टिव टिश्यू होगा। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं, मतलब जहाँ भी जोड़ने की बात आ जाएगी, ज्वाइंट की बात आ जाएगी, शरीर के अंगों को मिलाने की बात आ जाएगी, तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू काम करेगा। लेकिन जहाँ पे अस्तर की बात करेगी, जहाँ पे आपको जो है
लेयर की बात होगी तो वहाँ पे एपिथेलियन ऊतक आएगी और वह लेयर बाय लेयर चीज़ों को बनाता है, समझ गए। तो कनेक्शन की बात आ जाएगा, बॉडी पार्ट को जोड़ने का, हिस्सा को जोड़ जोड़ कर बनने का, तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट आ जाएगा। अस्तर की बात आ जाएगी तो वहाँ पे एपिथेलियन टिश्यू की बात आ जाएगी, सीधा सी बात है, ठीक है। चलिए, यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। क्यों जोड़ता है भाई? क्योंकि यह कनेक्टिव टिश्यू नाम ही है, कनेक्ट करता है एक से दूसरे को। यह कनेक्ट करके सहारा देता है और उनकी सुरक्षा भी करता है, समझ गए। चलिए देखिए कैसे। अब इसका अलग अलग प्रकार है भाई, कनेक्टिव टिश्यू का अपना अलग अलग प्रकार है। क्या प्रकार है? पहला अपन ब्लड है। ब्लड एक क्या है? ब्लड एक क्या है? सब लोग पढ़े हैं। कनेक्टिव क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड सब लोग को पता है कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा भी है, ये सब सेल ही हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? सेल है। आरबीसी क्या है? सेल है। बात समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली प्रमुख प्रकार रक्त है। रक्त जो है आपको देखने में ऐसे लगता है कि भाई ये जो है ये अपन जो है क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है लिक्विड फॉर्म में ही है, तरल फॉर्म में है। लेकिन एक्चुअल में ब्लड का लगभग जो ब्लड कार्पसल्स का भाग है 40 से 45% वह ठोस भाग होता है, कण के रूप में होता है। और वही कण जो है क्या है? ऊतक है। वही कण क्या है? ऊतक है, जो ब्लड में मौजूद होता है। तो तरल संयोजी ऊतक है। इसका काम है भाई कि यह पोषण करना, गैस परिवहन करना, बॉडी को सुरक्षा देना। तो ये तरल संयोजी ऊतक हमारा जो ब्लड है ये भी कनेक्शन होकर ही बना है, समझ गए। ब्लड में कोई अस्तर नहीं होता है। अगर अस्तर होता तो एपिथेलियल ऊतक हो जाता, लेकिन इसमें अस्तर नहीं होकर इसमें कनेक्शन होता है, इसमें जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है एक सेल दूसरे सेल से तीसरे सेल से, और ये सेल कनेक्टिव करके ऊतक बनाता है जो तरल संयोजी। अब तरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट तरल का भी होता है और कुछ पार्ट ठोस का होता है। जो ठोस होता है वही ऊतक होता है, जो तरल होता है लिक्विड हो जाता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। बात समझ रहे? जब मैं बात करूँ आगे की, तो आगे है अपना हड्डी, बोन। देखिए हड्डी भी आपका कनेक्टिव टिश्यू आता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई बताइए हड्डी किस प्रकार का ऊतक है, तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, समझ गए। हड्डी भी एक दूसरे से मिल कर बना है, इसमें कोई लेयर नहीं होता। हड्डी में अपन लेयर नहीं होता, हड्डी कनेक्शन होता है, जुड़कर बना होता है, ठीक है। तो यह कठोर संयोजी ऊतक होता है। हड्डी तो भाई हार्ड होता ही है। कार्य है शरीर को सहारा देना और आकार देना। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम है बेसिकली शरीर को आकार देना, शरीर को सहारा देना, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू कहीं ना कहीं बॉडी को मजबूती प्रदान करता है कनेक्ट होकर। अब हड्डी नहीं रहेगा तो समझिए मांस का लोथरी हो जाएगा। तो हड्डी जरूरी है ना आकार के लिए, सहारा के लिए, मजबूती के लिए। तो बोन बेसिकली है कनेक्टिव, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल मिल कर कनेक्शन करके एक मजबूत हार्ड जो है ऊतक बना दिया है, जो बोन बन गया है, ठीक है। और बोन का काम ही होता है शरीर को सहारा देना और आकार देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे अपन आता है कार्टिलेज उपास्थि। उपास्थि जो होता है लचीला संयोजी ऊतक है। जिस प्रकार से हड्डी एक कठोर है, उसी प्रकार से कार्टिलेज उपास्थि जो होता है यह आपका क्या होता है? लचीला होता है। अब जो उपास्थि होता है ना, यह बोन और मसल्स के बीच का एक जो है पार्ट होता है। बोन और मसल्स ज़्यादा वीक हो जाता है, ज़्यादा ये हो जाता है, हड्डी आपका ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ना कार्टिलेज ज़्यादा मजबूत होता है, ना ज़्यादा ये कमज़ोर होता है, ये लचीला होता है, ठीक है, आसानी से मुड़ने वाला होता है। तो ये उपास्थि बेसिकली होता है किसका? संयोजी ऊतक का ही, ठीक है। ये लचीला संयोजी ऊतक इसे बोलते हैं। जैसे कान, नाक आदि में पाया जाता है। जहाँ जहाँ आसानी से आपका बॉडी पार्ट लचकने वाला हो, आपको महसूस होता हो कि ज़्यादा ये मांस की तरह कमज़ोर भी नहीं है, हड्डी की तरह मजबूत नहीं है, तो उस सारा जो है कार्टिलेज ही होता है। जैसे नाक जो है ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा वीक भी नहीं है। कान भी आपका ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मजबूत और ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। तो इस टाइप से जो भी ऑर्गेन आपके बॉडी पार्ट में कार्टिलेज टाइप से है, ये सब जो है आपके किसके बने हैं? ये आपके कनेक्टिव टिश्यू का ही बना है। बात समझ गए। आगे मैं बात करूँ तो टेंडन और लिंगामेंट। टेंडन और लिंगामेंट जो आपको पता है कि जोड़ने का काम करता है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी जोड़ने की बात होगी वह आपके कनेक्टिव टिश्यू ही होगा। तो लिंगामेंट और टेंडन का काम होता है मांस को हड्डियों से जोड़ता है, मांस को हड्डियों से जोड़ता है। जैसे हमारे बॉडी में हड्डी है, हड्डी के ऊपर मांस है, तो कहीं ना कहीं मांस हड्डी को जकड़ा हुआ है, तो मांस को हड्डी से जोड़ने का काम एक टेंडन करता है। और लिंगामेंट का काम है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। जहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा वहाँ पे हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिंगामेंट करता है। बेसिकली दोनों काम कनेक्टिव टिश्यू के ही अंदर होता है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। बात समझ गए। चलिए एडिपोज टिश्यू है, वसा ऊतक है, ऊर्जा संचयन और तापमान नियंत्रण। हमारे बॉडी पार्ट के अंदर स्किन के निचले लेयर जो वसा ऊतक है, फैटी टिश्यू है, जिसे एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। यह बेसिकली हमें क्या करता है, थोड़ा सा मोटा लेयर में होता है।
तो यहाँ पे बेसिकली ये जो जितने भी स्पंजी टिश्यू होता है ना, स्पंजी टिश्यू, तो बेसिकली स्पंजी टिश्यू ही जो है आपको एक प्रकार से कहा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है। ये ऊर्जा संचयन और तापमान नियंत्रण का काम करता है, जो हमें ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी से बचाता है। तो बेसिकली यही फैटी टिश्यू ही हमको बचाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। ओके, देखिए मैं जितना आपको बता दिया इतना दिमाग में रखते हैं तो नॉलेज के लिए काफ़ी है। नॉलेज के लिए आपको जो है भर भर के लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप समझिए कि बॉडी में इसका क्या महत्व है, कहाँ कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो जैसे ही कनेक्शन की बात आ जाएगी, जहाँ पे कनेक्टिव की बात आ जाएगी कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे लेयर की बात आ जाएगी कि चीज़ें लेयर में बनी है, तो वह पार्ट जो हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को समझिए। अब तीसरा अपन यहाँ पे जो आता है नर्वस टिश्यू है। देखिए नर्वस टिश्यू का ज़्यादा सा जो है भूमिका तो बॉडी में बहुत है, लेकिन ज़्यादा इसका जो है सभी जगह नहीं होता है। नर्वस टिश्यू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नायु ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है ना। नर्वस टिश्यू यानी इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक मतलब यह ऊतक मस्तिष्क, स्पाइनल और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। इसका पूरे बॉडी में ही ज़रूरत भी नहीं है। यह नर्वस टिश्यू है, यह तंत्रिकीय टिश्यू है, तो यह ब्रेन और स्पाइनल जहाँ हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वहीं पे ये पाया जाएगा, समझ गए। तो जैसे नर्वस सिस्टम कौन कौन सा है, ब्रेन है हमारा, स्पाइनल है हमारा, तो ब्रेन और स्पाइनल में ही ये टिश्यू पाया जाता है जिसे नर्वस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न भागों से सूचना प्राप्त कर मस्तिष्क तक पहुंचाता है और प्रतिक्रिया देता है, ठीक है ना। अब जितने भी हमारे ब्रेन हो गया, स्पाइनल हो गया, ये बेसिकली बना तो न्यूरॉन से है, क्योंकि न्यूरॉन एक सेल है, तंत्रिका क्या है, सेल है, लेकिन ये सेल ही तो मिलकर ऊतक बनता है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर यह क्या बनाता है, नर्व्स बनाता है, नर्व्स टिश्यू बनाता है, तंत्रिकीय ऊतक बनाता है, ठीक है। जो क्या करता है, मस्तिष्क को सूचना देता है, प्रतिक्रिया जो अलग अलग होती है बॉडी में उसको पहुंचाने का काम करता है। तो बात आप लोग समझ गए, ठीक है ना। तो नर्वस टिश्यू यही स्पाइनल, ब्रेन और न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ये नर्वस टिश्यू जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और प्रतिक्रिया देता है। बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल में ही सीमित है नर्वस टिश्यू, तो इसका दूसरा रोल अपन बनता भी नहीं है बॉडी में, ठीक है ना। तो इतना ही इसका महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि मैंने बताया, इसका मुख्य कोशिका, नर्वस टिश्यू का मुख्य कोशिका न्यूरॉन होता है। यह सूचनाओं को विद्युत संकेत के रूप में ब्रेन तक पहुंचाता है, स्पाइनल तक पहुंचाता है, तो वही न्यूरॉन ही इसका मुख्य कोशिका होता है। अब यहाँ पे इसका लास्ट आपको टिश्यू का बच गया मस्कुलर टिश्यू यानी मांसपेशीय टिश्यू। मांसपेशीय टिश्यू जो मस्कुलर टिश्यू होता है, यह नाम से स्पष्ट है, मांस वाला टिश्यू। यह ऊतक शरीर के गति के लिए जिम्मेदार होती है। अब मान गए आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हड्डी होता, सिर्फ और सिर्फ हड्डी का कनेक्शन होता, मांस नहीं होता, तो क्या सही से आप चल पाते, सही से किसी चीज़ को पकड़ पाते, मूवमेंट आपका सही से होता, नहीं होता। तो बेसिकली मांसपेशी बॉडी मूवमेंट, बॉडी के एक अच्छे शेप देने में भी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये भी मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि जितना आप हड्डी से चीज़ों को उठा पाइएगा, सहारा तो देगा, लेकिन अगर मांस नहीं है तो हड्डी से ठीक ढंग से कोई चीज़ आप उठा भी नहीं सकते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ें हैं कि मांसपेशी ऊतक जो है शरीर के गति मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी टिश्यू। अब ये भी है कि बहुत सारे सेल मिलकर ये टिश्यू बनाया है, तो इसका प्रकार में स्केलेटल मसल्स होता है। मैंने आपको सेल वाला में पढ़ाया था, सेल वाला में मैंने आपको पढ़ाया था। प्रकार में इसका है स्केलेटन मसल्स है, ठीक है ना, स्केलेटन मसल्स है। इच्छा अनुसार संचालित होता है। ये जो कंकालीय पेशी है, ये आपको क्या होता है, वॉलेंटियर है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्केलेटन मसल्स किस प्रकार का मसल्स है, तो यह एक ऐच्छिक मसल है, इच्छा के अनुसार चलता है, ठीक है ना। शरीर के गति में सहायता करता है स्केलेटन मसल्स, ठीक है ना। कंकालीय मांसपेशी जो आपके कंकाल के ऊपर लगा हुआ है, तो यह आपकी इच्छा के अनुसार चलता है, कंट्रोल होता है, ठीक। वहीं पे मैं बात करूँ, अब आ गया कार्डियक मसल्स, तो यह हृदय में पाई जाती है, हृदय के मसल्स में पाई जाती है। यह सतह चलने वाला होता है, इस पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है। अगर व्यक्ति का कंट्रोल होता हृदय के ऊपर, हृदय के मसल्स के ऊपर, तो किसी को हार्ट अटैक आता नहीं आता। जैसे ही हार्ट अटैक आने वाला होता तो व्यक्ति अपना कंट्रोल से जो है उसको ठीक कर लेता। तो हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, व्यक्ति उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो हृदय कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होता है, अनैच्छिक होता है, ये अपनी इच्छा से काम करता है, आपकी इच्छा पर काम ये नहीं करता है, ठीक है। आगे है स्मूथ मसल्स। अब जो मस्कुलर टिश्यू का जो प्रकार है स्मूथ मसल्स है, यह आंतरिक भागों अंगों में पाई जाती है, इच्छा अनुसार संचालित नहीं होती है। ये भी आपको इच्छा अनुसार संचालित नहीं होती है। जहाँ जहाँ चिकनी सतह है, खासकर बॉडी के इंटरनल पार्ट में बहुत सारे स्मूथ जो है, जैसे पेट के अंदरूनी, आंत के अंदरूनी हिस्सा, ये सब चिकनी होता है। तो ये जहाँ जहाँ चिकनी होता है वहाँ वहाँ ये मसल्स पाया जाता है, और इसे हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं। जो किसका बना होता है, जो बना होता है अभी मैंने बताया मस्कुलर टिश्यू का, ठीक है।
ये सारे मसल्स वाला मैंने सेल में भी पढ़ाया था, तो वहाँ पे सेल का ही बात हुआ था और सेल अकेला होता है, लेकिन टिश्यू बहुत सारे सेलों का समूह होता है। तो यहाँ भी वो सारा सेल मिलकर वही चिकना वाला सतह पर बनाएगा। बात समझ रहे हैं? तो स्मूथ मसल्स हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आप अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो देखिए कंक्लूजन यही निकला हम लोग जो भी ऊतक के बारे में पढ़े हैं कि ऊतक शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे सुरक्षा, गति, संचार और समर्थन को सुनिश्चित करता है। जिस प्रकार से सेल हमारा सबसे छोटा यूनिट था, सबसे बेसिक था, उसी प्रकार से ऊतक भी जो है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेल अकेला होगा और ऊतक बहुत सारे सेलों का समूह होगा। यही डिफरेंस है दोनों में। बात समझ गए? बाकी दोनों का काम जो होगा, दोनों के एक दूसरे के काम लगभग सिमिलर ही होता है। ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि अलग अलग सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बहुत लोग कहेंगे पिक्चर नहीं दिखाते हैं, पिक्चर देख लीजिए। ये अपन एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? लेयर में बनता है। ठीक है ना। तो लेयर में देखिए, ये लेयर में बना है, ये सब लेयर में बना है। ठीक है ना। ये लेयर में बना है, ये लेयर में बना है। तो जो लेयर वाला होता है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है। जैसे कवर, इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस, जितने भी बॉडी पार्ट, चाहे वो इंटरनल बॉडी पार्ट हो या फिर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हो, उसको ढकने का लेयर में काम करता है। लाइनिंग की तरह वो किसी भी खोखले जगह को ढकने का ऊपर से आवरण देता है, तो यही देता है। ठीक है ना। चाहे वो फेफड़ा के ऊपर भी कवर करता है एक लेयर में। ठीक है ना। आपके हार्ट को भी लेयर करता है। ठीक है ना। आपको एक लेयर जो है बहुत सारे जगहों पर लेयर प्रदान करता है, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। बात समझ रहे हैं? आगे मैं बात करूँ तो नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू जो होता है वह जाल के समान होता है। ठीक है ना। वह जाल के समान संरचना होता है, एक जाल सा बना होता है, जाल के टाइप से। और ये जो है नर्वस टिश्यू होता है जाल के रूप में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जाल सा है। तो बेसिकली यह जाल की तरह नर्वस टिश्यू होता है, जो आपको सूचना को आदान प्रदान करता है पूरे बॉडी पार्ट में से लेकर मस्तिष्क में। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू है जो एकदम स्पंजी होता है, मांस की तरह। ठीक है ना। और देख लीजिए यही मांस की तरह है। ठीक है। ये भी आपका जो है ये मांस वाला टिश्यू होता है। आगे होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें जो टिश्यू होते हैं सब सेल कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे जितने भी है ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है सभी सेल का आपस में, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया गया। इसमें सारे जो भी टिश्यू होगा आपस में कनेक्ट रहता है एक दूसरे से। ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ काम करता है? ये सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है अदर ऑर्गेन को, बॉडी को एक दूसरे ऑर्गेन को जोड़ने का काम करता है, बनाने का काम करता है। तो ये आपका जो है पिक्चर हो गया, जहाँ पे मैं आपको समझा दिया। ठीक है। धन्यवाद।